Very good morning, guys. Warm welcome to the best lectures of FMSM and Audit Nationwide. दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी जिसे बोलते हैं, आरटीपी फॉर ऑडिट, और एफएमएसएम का भी करेंगे, बट इस लेक्चर में ऑडिट का सॉल्व करेंगे पहले। दोस्तों, ये सॉल्व करने से पहले आपको एक बात जरूर बता दें, ओके, कि आपके वर्ल्ड क्लास रिवीजन लेक्चर्स चैप्टर वाइज अपलोडेड है। फॉर एफएम है, एसएम हो, ऑडिट हो, तो आप सर्च करना एफएम मैराथन, एसएम मैराथन, ऑडिट मैराथन, उसको हो सके उतनी बार देखें, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। इसमें ऑफ कोर्स हम आरटीपी सॉल्व करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा हो जाए कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ। ओके, तो चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मैं बोलना भूल जाता हूं और आप करना भूल जाते हैं। चैनल में नए हो, बिना सब्सक्राइब करके जाना अलाउड नहीं है। और दूसरी और आखिरी बात, ओके, आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ताकि ऐसे कोई भी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए तो आप तक जुड़ मिल सके। टेलीग्राम चैनल का नाम है मुरुगेश मदलानी वर्चुअल्स। चालू करें? यस सर। चलो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आरटीपी से खूब प्रैक्टिस होती है, कभी कभी सेम क्वेश्चन भी आ जाता है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि आपका एक भी मिनट वेस्ट ना हो। स्टार्ट। एमसीक्यू दिए हैं सबसे पहले आरटीपी के अंदर। प्लूटो इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्नीचर। प्लूटो फर्नीचर बनाता है। आफ्टर कोविड नंबर ऑफ पीपल वर्किंग होम हैज इंक्रीज्ड। ठीक है भाई, कोविड के कारण घर पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो इनके फर्नीचर बहुत चल रहे हैं, टेबल वेबल। They were able to perform well over number of years and same is reflected in financial statements. ठीक है भाई। During the year, Saha and associate were reappointed as auditor. Saha audit कर रहे हैं, विधिमान साहा हमारे। The new engagement team has CA साहब partner और 5 articles। मतलब इस टीम के अंदर जो साहा वाली है, एक साहा साहब है और 5 आर्टिकल है। आगे, given the volume of transactions, खूब है, partner instructed the article to review financial statement and auditor's report। बराबर, बहुत वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस है, तो हमने क्या डिसाइड किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करेंगे और ऑडिट के प्रीवियस ईयर रिपोर्ट को देखेंगे ताकि डिसाइड कर पाए कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस ह्यूज है, सो वी हैव टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल रिव्यूइंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लेना, क्वेश्चन में आ जाएगा। आगे, while reviewing summary, one of the article Kabir noticed that few points were under discussion with the partner before finalizing the audit। क्या लिखा है? While reviewing, one of the article Kabir noticed that few points were under discussion with partner। Okay, कुछ पार्टनर, कुछ समरी पेज, एक आध आर्टिकल ने क्या नोटिस किया कि भाई इतने पॉइंट्स पेंडिंग है बिफोर फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट। कौन से पॉइंट्स है, पढ़ते हैं। The team verified following with respect to employee benefit expense। जिनको नहीं पता, एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब पेरोल का खर्चा, जो हमारा सैलरी और ये सब होता है। तो पेरोल में क्या था, the employee benefit recorded were actually incurred during the period, मतलब इसी साल के। the expenses in respect of all personnel have been accounted for। प्रॉब्लम क्या है, the expenses recognized pertain to current period only। ठीक है भाई, आगे। It was also noticed dividend to shareholder was for the year 22-23 was declared on 15/4/2023, मतलब नेक्स्ट ईयर डिक्लेयर किया, and was recognized as liability in the year 22-23। तो ये अलाउड नहीं होता। अगर आप डिविडेंड नेक्स्ट ईयर डिस्क्लोज करो, ओके, नेक्स्ट ईयर डिक्लेयर करो, तो फिर ओके उसको लॉ बोलता है कि आपको खाली नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना है। ओके, वो पिछले साल में नहीं आएगा, खाली नोट्स में लिखना है, तो ये गलत है। अनदर आर्टिकल क्रिस नोटिस, डेटर्स कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर कंपोनेंट एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर रिक्वेस्टेड क्लाइंट टू ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम द पार्टी। फॉर दिस लिस्ट ऑफ ऑल डेटर्स वाज ऑब्टेन्ड एंड रैंडम सैंपलिंग वाज डन। गलत है, रैंडम सैंपलिंग कभी नहीं होता। हम मेजर डेटर्स को कवर करते हैं और उसके बाद रैंडम कर सकते हैं, ये नियम बोलता है। आगे, द क्लाइंट डायरेक्टली ऑब्टेन द डेटर फ्रॉम कस्टमर ऑन टाइम। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। क्रिश ऑल्सो ऑब्जर्व एडिशंस इन एसेट अमाउंटिंग टू 50 लाख
during the year was supported by sufficient evidence. However, it was found some invoices were not in the name of company. जो असेट खरीदी उसका नाम कंपनी के नाम पे नहीं थी वो असेट्स, तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे डाउट आता है. आगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर क्लासिफाइड एज बैलेंसेस विद बैंक, चेक, ड्राफ्ट, कैश ऑन हैंड एंड अनमार्क्ड बैलेंसेस विद द बैंक. अनपेड डिविडेंड हमारी लायबिलिटी है तो वो इधर नहीं आना चाहिए, अनमार्क्ड बैलेंसेस. ठीक है, देखते हैं पूछा क्या है. अब तक कुछ समझ में नहीं आया होगा, टेंशन मत लेना, पढ़ते. पहला, which of the following assertions were discussed in respect of employee benefit expense. तो हमें वापस एम्प्लॉय बेनिफिट में जाना पड़ेगा. वो कौन से असर्शंस को एड्रेस कर रहे हैं, मेजरमेंट, अकरेंस, कट ऑफ की कंप्लीटनेस. तो वापस उसको पढ़ते हैं और आपको आ जाएगा. आ जाइए, पढ़ता हूं. द टीम वेरीफाइड एम्प्लॉय बेनिफिट, they were actually recorded in the book, they were actually incurred. ओके, तो ये एक्चुअली इनकर तो हुए ही हैं. ओके, तो इसके लिए कौन सा असर्शन सूट होगा, अकर्ड. तो एक्चुअली अकर तो हुए ही है, तो ये तो सूट हो रहा है. आगे बढ़ेंगे. उसके बाद क्या लिखा है, द एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सोनल हैव बीन अकाउंटेड. सब लोगों का एक्सपेंस अकाउंट हुआ है, तो कंप्लीटनेस पे कोई डाउट नहीं है, बराबर कंप्लीट भी है. ओके, आगे बढ़ेंगे. द एक्सपेंस रिफर टू करंट पीरियड ओनली. नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस नहीं आए हैं, बराबर इसी साल के हैं, तो कट ऑफ पे भी कंफर्ट आता है. बट कहीं भी मेजरमेंट पे नहीं आ रहा. अमाउंट सही है कि नहीं ये नहीं लिखा. ओके, तो मेजरमेंट का मतलब अमाउंट सही है, वो कहीं नहीं लिखा. देख लो आप एक बार, बस इतना सही है, इसके बाद खत्म हो गया. तो तीन चीजों पे कंफर्ट आ रहा है बट अमाउंट पे नहीं आ रहा, तो कौन सा आंसर सही होगा देख लेते हैं. 2, 3, 4, देखो किधर है 2, 3, 4, ये रहा, बी सही है. आई होप आपको क्लियर है, इजी है. आगे बढ़ेंगे. डिस्क्लोजर ऑफ डिविडेंड अंडर द लायबिलिटी हेड ड्यूरिंग द ईयर 22-23 इज अप्रोप्रिएट. डिविडेंड की पॉलिसी सही है. सर डिविडेंड की पॉलिसी बोल क्या रही है, ये तो देखो, आ जाइए. It was noted dividend to shareholder for the year 22-23 बराबर was declared next year. अगर next year declare किया है तो वो पिछले साल में नहीं आएगा, पिछले साल के notes to accounts में आ सकता है, पर बिकॉज वो कौन सी इवेंट है, एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, नॉन एडजस्टिंग के अंदर मटीरियल है, बराबर लॉ ने ऐसा बोला है, तो was recognized as liability. ये गलत है. पढ़ते हैं क्या लिखा है. Yes, it should be recognized in same year irrespective of declaration as it belongs to 22-23. Wrong. याद रखना. No amount should be divided between 2 years. Wrong. No amount should not be recognized as liability. It should be shown in notes to account. ये सही है. C सही है. ये लायबिलिटी नहीं है पर नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा. वो अगले साल दिखाएंगे खर्चा, बिकॉज इनकर कब हुआ है, अगले साल. बट आप नोट्स में जरूर लिख दोगे कि ये पिछले साल का है, हमने इस साल पे किया है. ठीक है, ओके. आगे बढ़ेंगे. क्रिश पॉइंटेड आउट दैट मेथड फॉलोड टू ऑब्टेन डेटर कंफर्मेशन इन अकॉर्डेंस विथ वाज नॉट एज पर SA 505. मतलब डेटर कंफर्मेशन ये लोग कैसे मंगा रहे थे, रैंडम सैंपलिंग के आधार पे कुछ डेटर को भेजा, उनसे कंफर्मेशन लिया. तो ये सही है कि गलत, मैंने बोला था आपको गलत है. तो साहा को काम कैसे करना चाहिए, पढ़ता हूं. एज पर 505 कंफर्मेशन शुड बी ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर फॉर ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एज ऑन बैलेंस शीट डेट शुड नेसेसरीली बी कलेक्टेड. सिग्निफिकेंट बैलेंस मतलब जो बड़े अमाउंट के डेटर है उनसे तो कंफर्म ले लो आप, ये सही है. एंड फॉर स्मॉलर बैलेंस रैंडम सैंपलिंग कुड बी डन. मुझे ये सही लग रहा है, बराबर. बड़े बैलेंस के लिए कंफर्म लेना है, छोटे के लिए सैंपलिंग कर सकते हैं. सही है. मैं आगे के पढ़ भी नहीं रहा बिकॉज ये एब्सोल्युटली बैंग ऑन करेक्ट है. रैंडम सैंपलिंग डेटर में नहीं चलता. Which assertion is affected in case of fixed asset. तो आ जाइए इधर. वैसे मुझे पता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, बट तो भी आपके लिए. क्रिश ऑब्जर्व्ड एडिशन. तो देखो कभी कभी केस स्टडी है तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसको वापस पढ़ना है, आपको आ जाएगा. क्रिश ऑब्जर्व्ड एडिशन अमाउंटिंग टू 50 lakh was supported by evidence. However, some of the invoices are not in the name of company. अंडरलाइन कर दो.
कुछ इनवॉइस नाम पे नहीं है तो क्या असर्शन अफेक्ट होता है? RNO, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। टिक मार दो, टिक मार दो, टिक मार दो। सिंपल। यस सर। आगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वर नॉट क्लासिफाइड, विच इज इनकरेक्ट डिस्क्लोजर। कैश एंड कैश में बैलेंस विद बैंक आता है, डेफिनेटली आता है। चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड आता है, आता है। कैश ऑन हैंड आता है, आता है। अनमार्क्ड बैलेंसेस विद बैंक नहीं आता, बराबर। अनपेड डिविडेंड लायबिलिटी है तो वो नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये केस स्टडी वाले एमसीक्यू समाप्त होते हैं। अब आएंगे कुछ जनरल एमसीक्यू की और। इजी लगे होंगे आपको, कुछ खास नहीं था। चतुर प्रोवाइड्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस टू शिव गंगा। तो चतुर साहब अकाउंटिंग सर्विस दे रहे हैं। ही ऑल्सो ऑफर्ड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स टू शिव गंगा। विच थ्रेट इज इन्वॉल्व? अरे भाई आप ही अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप ही उसका ऑडिट करेंगे, खुद की गलती खुद कैसे ढूंढोगे राजा, बराबर। तो कौन सा है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। कौन सा अफेक्ट होता है? सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू का मतलब क्या होता है? इंसान कभी भी खुद की गलती ढूंढ नहीं सकता, इसीलिए तो इंडिपेंडेंस आता है कि जो इंसान अकाउंटिंग करता है वो ऑडिट कर नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे। सरगुन, सरगुन वो रवि की वाइफ, रवि आते हैं ना, रवि, आप नहीं जानते। सीएस सरगुन इज कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफ केबीसी, बराबर। स्टैट ऑडिट कर रही है एक ब्रांच का। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ओके, इट इज नोटिस्ड वन बोरोवर हैज अवेल्ड अ हाउसिंग लोन एंड कार लोन। एक बोरोवर ने ड्यूरिंग द कोर्स, इट इज ऑब्जर्व वन borrower has availed housing and car loan. Housing loan are overdue during the course statutory audit of branch. Okay. During the course, it is noticed that one borrower has availed housing loan and car loan. Housing loan EMI are overdue for 120 days from the balance sheet date. Car loan are overdue for 60 days. Okay. Which is appropriate? तो कौन सा? देखो, कोई भी आप लोन लो 90 डेज के बाद वो एनपीए होगा, ठीक है। तो 90 डेज का रूल है। बट बैंक एम्प्लॉय है ना, उसके अंदर एक बात समझना, बैंक एम्प्लॉय का डे 1 से एनपीए होता है। क्यों? बिकॉज उसका तो सैलरी से ही कटता है। तो क्या ये बैंक एम्प्लॉय है? वो जरूर चेक कर लेना। ड्यूरिंग द कोर्स इट इज नोटिस वन बोरोवर हैज अवेल्ड, नहीं, एक कोई बोरोवर रैंडम बेसिस पे है, नहीं नहीं, दोनों एक एनपीए होगा तो दोनों एनपीए होगा, ये भी रूल है, बराबर। एक एनपीए होगा तो दोनों होगा, तो एक ही ब्रांच से दोनों लोन लिए। हाउसिंग लोन ईएमआई ओवरड्यू, तो हाउसिंग लोन दोनों ही एनपीए हो जाएगा, बिकॉज एक एनपीए होता है तो सब एनपीए होता है, प्रोवाइडेड यू हैव टेकन फ्रॉम द सेम बैंक। ओके, पढ़ो। हाउसिंग लोन इज एनपीए, कार इज स्टैंडर्ड, रॉन्ग, दोनों एनपीए होगा। बोथ हाउसिंग एंड कार स्टैंडर्ड, गलत, ये रहा। Both housing and car should be NPA as per RBI norms. एक NPA तो सब NPA provided it is from the same bank. आगे बढ़ेंगे। सागर फाइनेंस इज अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज डन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय सीएनएजी, ये तो मुझे पता है। हु इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट? सीएनएजी। सप्लीमेंट्री का मतलब कभी कभी आपको लगे ऑडिट बराबर नहीं हुआ है, या आपको कोई चीज डिटेल में चेक करनी है, परचेज हो, क्रेडिटर हो, सेल हो, तो उसको सप्लीमेंट्री ऑडिट बोलते हैं, विच विल कॉम्प्लीमेंट द मेन ऑडिट। ये कौन करेगा? सीएनएजी खुद, या किसी को अपॉइंट कर सकता है। तो हु इज एम्पावर्ड टू डू? सीएनएजी। सीएनएजी लिख देते हैं, बराबर। तो एक्चुअली क्या आना चाहिए? सीएनएजी एंड एनी अदर ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सीएनएजी, बट ऐसा ऑप्शन नहीं है, अनदर ऑडिटर अपॉइंटेड, ये तो गलत है, सीएनएजी टिक कर, बराबर है, सिंपल, खत्म। तो एमसीक्यू को तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अब चैप्टर वाइज एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो तो नहीं, हाँ, कुछ चैप्टर के लिए 2 दिए हैं, कुछ चैप्टर के लिए 1 सवाल दिए हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, खूब इजी। यस सर, पढ़ते हैं। कृति, a CS student, has joined article in a reputed firm. She considers audit engagement to be a assurance engagement. Audit और assurance अलग होता है। Her understanding is that audit engagement is only the kind of assurance practitioner can give written report. मतलब ऑडिट ही होता है, बाकी रिव्यू, अश्योरेंस ये तो होता ही नहीं है। कृति को लग रहा है, कृति अपनी कृति सेनन, बराबर। However, her friend सौम्या, उसकी फ्रेंड सौम्या आ गई, कृति की फ्रेंड एक्चुअली नुपुर है, उसकी बहन, पर ठीक है, does not agree. She is of a view that assurance engagement
is not audit but also review, also assurance. Beside, Soumya also thinks assurance can be given on other than historical. सही है सौम्या? तो whose view is correct? I think Soumya is correct. कृति बोल रही है ऑडिट के अलावा कोई एश्योरेंस ही नहीं है। तो पहले कृति को हम 4-5 बातों का ज्ञान देंगे। आ जाइए इधर, आपको पता होगा ये चार्ट, ओके, पर तो भी दिखा देता हूं पट। आ जा कृति। सन सनननन सन सनननन, आजा रे जा रे जा रे जा रे पवन। कृति ये रही। हम कृति को क्या ज्ञान झाड़ेंगे? इधर आ जा कृति। अश्योरेंस खूब प्रकार के होते हैं, हिस्टोरिकल, अदर देन हिस्टोरिकल। अब तक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं उसको आप क्या बोलोगे? हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल के ऊपर जब आप रीजनेबल एश्योरेंस दो तो उसको ऑडिट बोलते हैं। पर हिस्टोरिकल के ऊपर जब आप लिमिटेड एश्योरेंस दो, व्हाट इज लिमिटेड? ओके, इट इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एज हाई एज रीजनेबल अश्योरेंस। इसमें मैं लिमिटेड प्रोसीजर करता हूं। हर 3 महीने पे आप क्वार्टरली ऑडिट करते हो ना, उसको रिव्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिव्यू। तो ये रिव्यू भी होता है हिस्टोरिकल के ऊपर। जब आप एक्सटेंसिव प्रोसीजर करो, रीजनेबल अश्योरेंस लो, तो उसको ऑडिट बोलते हैं। हिस्टोरिकल के ऊपर जब आप ओके सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लो बाय डूइंग लिमिटेड प्रोसीजर, ओके, बिकॉज मुझे लिमिटेड अश्योरेंस चाहिए, तो उसको रिव्यू बोलता है। अब खाली हिस्टोरिकल पे नहीं होता, फ्यूचर पे भी होता है। अदर देन हिस्टोरिकल पे भी मैं अश्योरेंस देता हूं, ओके, जैसे रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल। बैंक लोन के लिए प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, उसको मैं क्या बोलता हूं? SAE, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस। ऑफ कोर्स फ्यूचर के ऊपर मैं लिमिटेड अश्योरेंस ही दे सकता हूं, तो उसको SAE बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्लियर है? तो इतना समझाएंगे कि इतने प्रकार के एश्योरेंस पॉसिबल है। कृति सुन ले, ओके, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं सर? क्या ये आप बता सकते हो मुझे? डेफिनेटली। इधर मैंने वापस खोल के रखा है ताकि हमारा टाइम ना बिगड़े। वाह 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 वाह, देखो उसी चीज को खींच खींच के लिखा है। इसको मैं रीड करता हूं, बाकी मैं समझाऊंगा, ज्यादा रीड नहीं करूंगा। Audit is a assurance. However, assurance are not restricted to audit. There are other assurance like review, जैसा मैंने बोला, okay, मैंने आपको assurance भी बोला, providing assurance on internal control. Assurance provide reasonable assurance to user. The difference is of degree. Audit gives us reasonable assurance, okay, while review gives lower level of assurance as compared to audit. जैसा बोला वही। Assurance can also be other than historical, like providing assurance on prospective information, internal control, okay, report on projected financial statement. तो इस पे हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस, इसके ऊपर कभी भी मैं हाई लेवल ऑफ एब्सोल्यूट तो पॉसिबल नहीं है, रीजनेबल भी नहीं है, लिमिटेड एश्योरेंस ही दूंगा। In assurance involving prospective, we obtain sufficient and appropriate evidence on management assumption that prospective information is not unreasonable. Prospective information is properly presented. ठीक है भाई? In the given case, last में conclusion लिख देने का। Kriti is of a view audit is the only assurance in which practitioner gives written report, whereas is of a view that assurance is not restricted to audit alone. Thus, Soumya is correct. Okay, there can be various types of assurance. Okay, number 1, it can be audit. Number 2, it can be review. Number 3, it can be other than historical, जिसको बोलते हैं SAE, Standards on Assurance Engagement. ठीक है, आगे बढ़ो। अब इधर आ जाइए आप। ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रोग्राम से सवाल आया है, जो अमेंडेड सवाल है वो आया है। CAN एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ LPS is planning for audit of large company. As a part of preliminary engagement, he wants to ensure compliance with independence requirement. उसको चेक करना है ऑडिट ज्वाइन करने के पहले कि क्या मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। किसको ज्वाइन करना है? एन को। एन पार्टनर है, उसको चेक करना है मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा तो ही ऑडिट करो। ओके, हाउ शैल ही फॉर्म द कंक्लूजन दैट द फॉर्म कंप्लाइज विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट? क्या फॉर्म इंडिपेंडेंट है? तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट और प्लानिंग 2 पॉइंट थे, अगर आपको याद हो तो ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट से पॉइंट है। ओके,
अंदर 3 पॉइंट आते हैं. Number one, obtain information from the firm to identify and evaluate whether there are threats to independence. पहले information लो firm से, क्या there are threats to independence. आपको याद होगा chapter 11 में threat पढ़ी है, SAF, self interest, self review, advocacy, intimidation, familiarity. याद है आपको? ऐसा हमने पढ़ा है. तो नंबर वन, obtain data from the firm to identify are there threats to independence. Second, evaluate information on the breaches. अगर कोई threat है, गलती से मेरे पास कंपनी के शेयर्स आ गए, बराबर, मेरा रिलेटिव डायरेक्टर है उस कंपनी में, ओके, evaluate information on the firm's policy, determine whether they create threat to independence. Okay, आप फर्म की पॉलिसी देखो, क्या ये थ्रेट क्रिएट करेगा. एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन बाय एलिमिनेट सच थ्रेट. आप देखो, आप टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट द थ्रेट. शेयर बेच सकते हैं, बराबर, ऐसा कुछ कर सकते हैं, या फिर दूसरे पार्टनर के नाम पे ऑडिट ले सकते हैं जिसका रिलेटिव ना हो. टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट द थ्रेट. और इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट द थ्रेट, पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? डोंट एक्सेप्ट सच लिमिटेड एंगेजमेंट. आपको ऐसा एंगेजमेंट लेना नहीं है जिसमें पहले ही दिन थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस हो, बिकॉज आप इंडिपेंडेंट रह नहीं सकते. वही लिखा होगा. टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट बाय अप्लाइंग सेफगार्ड, और if considered appropriate, withdraw from the engagement if it is possible by law or regulation. Early stages में withdraw कर सकते हैं. The engagement partner shall tell to the firm any inability to resolve the matter. तो 3 पॉइंट है. नंबर वन आपको क्या देखना है? थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है. If there are threats, okay, you see the firm policy to see whether you can take such a assignment. Take appropriate action to eliminate the threat or reduce it to an acceptable level. If you cannot reduce, okay, don't accept such an engagement. Withdraw from the engagement if possible under law or regulation. Simple. Yes, sir. आगे आ जाइए. चैप्टर नंबर 3, कंपनीज आर यूजिंग डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट. मैंने बोला था आ सकता है और आया भी है. ऑडिटर कैन यूज गुड रिजल्ट बाय डेटा एनालिटिक्स. व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक यूज्ड बाय ऑडिटर इन डेटा एनालिटिक्स? तो हमने बोला था व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? डेटा का उपयोग करना. डेटा एनालिटिक्स इज यूज ऑफ सेवरल टूल्स, टेक्निक्स, ओके, सो वी कैन डू ऑडिट इन अ बेटर वे. ओके, तो उसके अंदर 7 पॉइंट थे. देयर आर सेवरल टूल्स टुडे यूज्ड बाय कंपनी. ओके, आइडिया पढ़ा था, एसीएल पढ़ा था, आइडिया, ऑडिट कमांड लैंग्वेज. यूजिंग दिस ऑडिटर कैन डू 7 पॉइंट्स, अगर आपको याद हो तो. ओके, डेटा एनालिटिक्स से वही 7 पॉइंट लिखने हैं. चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा फॉर टीओसी और सब्सटेंटिव. उस डेटा में से सिलेक्शन ऑफ ऑडिट बैलेंस, और सॉरी, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स. उसके बाद हमने 2 री पढ़े थे. रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, दैट इज ट्रायल बैलेंस फ्रॉम ट्रांजैक्शन डेटा. री परफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट. याद आ रहा है आपको? उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ जर्नल एंट्री. ओके, जर्नल एंट्री से क्या मिलेगा? फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन. याद आया? वही पॉइंट्स हैं. देखते हैं सेम है क्या. ये देखा, सेम. Tools and technique auditor uses in data analytics are called CAT, computer assisted audit tool. Okay, it can be used to check completeness of data, selection of sample, recomputation, दो री, analysis of journal entry, और जिधर जिधर जर्नल एंट्री में फॉल्ट होगा, इवैल्यूएटिंग इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी. एब्सोल्युटली सेम. आगे बढ़ेंगे. चैप्टर 4 ऑडिट एविडेंस पे आ रहे हैं. क्वालिटी प्रोडक्ट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाइसिकल्स. बनाते हैं ये लोग. एज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, it sends raw material to some business entity and procures finished good from them. बहुत सारी कंपनी ऐसा करती है, बाहर मटेरियल बनवाती है बिकॉज सस्ता पड़ता है आउटसोर्सिंग में, उधर रॉ मटेरियल बेचती है और फिनिश गुड लाती है. एज ऑन 31st March, इन्वेंटरीज लाइंग विद सच एंटिटीज आर मटेरियल. तो थर्ड पार्टी के पास बहुत मटेरियल इन्वेंट्री है. हमने पढ़ा है SA 501 ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसिडरेशन, सिलेक्टेड आइटम में पहला. ओके, कंप्लीटनेस ऑफ इन्वेंटरी. Being statutory auditor, how will you obtain sufficient and appropriate evidence regarding existence and condition of inventory lying with third party? तो हमने क्या पढ़ा था? Whenever inventory is material and it lies with the third party,
request confirmation from third party regarding existence and condition of inventory, perform other procedure like inspection etc. ये 2 पॉइंट थे. मैंने ये भी बोला था अगर आपका फ्रेंड उस सिटी में तो उनको बोलो ऑडिट करके लाए, आपको याद होगा. तो देख लेते हैं. In accordance with SA 501, specific consideration. Whenever inventory is under third party and it is material, the auditor has to get sufficient and appropriate evidence. वही same. Request confirmation from third party regarding quantity and condition of inventory. Perform inspection and other procedure. आपका फ्रेंड है तो वो जा सकता है और वो वेरीफाई कर सकता है, या आप भी जा सकते हो, बराबर. तो या फिर आप उनसे कंफर्मेशन ले लो, वो तो लिखा ही है ऑलरेडी. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ता हूं. उससे कौन सा सवाल है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ XYZ शो लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लीजिंग एंड हायर परचेज कंपनी. Additionally, company has issued 1000 member issued debenture to 1000 member to raise the funds as per provision of Companies Act. Money raised by issuing debenture is also long term borrowing. सही भी है. A statutory auditor of XYZ, CAX, wants to verify all borrowings represent valid claim to bank or third party. Suggest few audit procedure. Borrowings genuine है कि नहीं, तो borrowing के जो procedure है वो आपको लिखना है. बहुत सिंपल है. ओके, देखो ये रहा, कुछ भी नहीं है. The audit procedure while auditing borrowings are review the board minutes for approval of new lending agreement. During the review, ensure new loan agreements are properly authorized. Check the detail of loan recorded, uska interest rate, nature, repayment. Okay. Obtain confirmation from all the banks or financial institution regarding कितना balance pending है. उनमें भी same confirmation आता है तो comfort बढ़ेगा. उसके बाद verify the detail of leases and hire purchase creditor. In case of debenture, examine trust deed, date of redemption, borrowing restrictions etc. ठीक है. Obtain written represent that all liabilities have been recorded, represent a valid claim to the lender. मतलब पैसा एक्चुअली बाकी है, उन्हीं की लायबिलिटी है. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लो क्लाइंट से कि भाई ये सब एक्चुअल लायबिलिटीज है. खत्म. तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था. आगे बढ़ेंगे. An important factor in determining form, content and extent of documentation of significant matter. देखो इधर form, content and extent सवाल नहीं है, significant matter वाला सवाल है. Okay, of significant matter is the extent of judgment in forming conclusion and evaluating the result. Explain clearly what are significant matters. इधर फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट बोला है बट पूछा सिग्निफिकेंट मैटर. तो आपको याद हो तो हमने 4 सिग्निफिकेंट मैटर लर्न किए थे. ओके, मैटर वेयर देयर इज लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर. आफ्टर अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर वी फील फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड. याद आ रहा है? थर्ड, मैटर विच कैन गिव राइज टू मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन. पढ़ लेता हूं, 4 पॉइंट थे ऐसे और 4 ही तो पूछे. नंबर 1, what are significant matter as per SA 230? Straightforward सवाल. Matter that give rise to significant risk. Matter where there is, मैंने आपको बोला था, difficulty in applying audit procedure. Third, after applying audit procedure, we feel financial statement could be materially misstated. And last, findings that result in modification of opinion or EOM. क्लियर है? तो बोलो 4 पॉइंट सिग्निफिकेंट मैटर होंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में. फर्स्ट पॉइंट, मैटर्स दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क. मैटर, अब सिग्निफिकेंट रिस्क है तो मैटर इन विच देयर इज डिफिकल्टी इन अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर. क्लियर. थर्ड पॉइंट पे आ जाइए. आफ्टर अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर वी फील फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड. और लास्ट पॉइंट, फाइंडिंग्स दैट कुड रिजल्ट इन मॉडिफाइड रिपोर्ट और EOM पैराग्राफ. क्लियर. आगे बढ़ेंगे. 7, चैप्टर 7 की ओर आ रहे हैं. मिस्टर मनोज इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कंपनी. He has completed the audit and issued report dated 30th June. Before signing the report, written representations dated
29 June were obtained from the management. Discuss the significance of date of written representation. Clear. Discuss whether written representation ऑडिट पहले तो पढ़ते हैं. मनोज एक स्टैट ऑडिटर है. मनोज ने ऑडिट कंप्लीट किया है और ऑडिट रिपोर्ट कब इश्यू किया? 30 जून को. तो ये भी क्लियर है. बिफोर साइनिंग रिपोर्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होता है, आपको पता है, WR SFI 80. ओके, वर ऑब्टेन फ्रॉम मैनेजमेंट. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. ऑल्सो स्टेट वेदर इट इज ऑब्टेन्ड ऑन 29 जून इज अप्रोप्रिएट और नॉट. सही है. देखो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड बी ऑब्टेन्ड एज क्लोज टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. क्यों? बिकॉज सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी होती है ना. तो आपने सब सब्सिक्वेंट इवेंट के बाद WR लिया है, बिकॉज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में हम ये भी लिखते हैं ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट आर डिस्क्लोज्ड. तो ये एज नियर आपको लेना है. आपने तो एकदम ही नियर लिया है, परफेक्ट है. इट शुड नॉट बी आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. क्यों? बिकॉज ऑडिटर्स रिपोर्ट WR पे बेस्ड है. तो सही है, सब कुछ ही सही लग रहा है. पढ़ते हैं क्या लिखा है. रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस shall be as near to but not after date of auditor report. वही तो बोला था. Since written representation are necessary evidence, auditor opinion cannot be expressed and cannot be dated after date of WR. सही है. Furthermore, because auditor must consider events up to the date of auditor's report, बराबर, हमें हर इवेंट को देखना है, तो as near लेना है. ओके, वही तो लिखा है, as near to as plot. In the given situation, he has obtained WR on 29 June before signing the report. It can be said that written representations are perfect. सही है. आगे. While conducting audit of BYN company है. CAY notices that company has lost its key market along with customer. तो मार्केट हमारा जा चुका है, कस्टमर जा चुके हैं. Additionally, several competitors आ गए. मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स लग रहे हैं जो कास्ट करते हैं डाउट किस पे? गोइंग कंसर्न पे. डिस्पाइट एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी. ऑलरेडी मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है. गोइंग कंसर्न में 3 कंक्लूजन होते हैं, वैलिड, इनवैलिड, मटेरियल अनसर्टेनिटी. इधर क्या है? मटेरियल अनसर्टेनिटी. CAY finds going concern is appropriate for the preparation of financial statement. मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो भी इसको लगता है गोइंग कंसर्न सही है. हाँ, अलाउड है ऐसा. द कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड मटेरियल अनसर्टेनिटी नोट्स टू अकाउंट्स. परफेक्ट. कंपनी ने लिख भी दिया है, तो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट आएगा. हाउ शुड यू डील विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट? If company has disclosed about material uncertainty, we will give a unqualified clean report, but we will write about material uncertainty in auditor's report. वो जो गोइंग कंसर्न का पॉइंट होता है ना, उसमें हम जरूर लिखेंगे कि भाई कंपनी ने इसके बारे में ऑलरेडी लिखा है इस पेज के ऊपर. खत्म. पढ़ लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं. As per SFI 70, if adequate disclosure about material uncertainty is made, ऑलरेडी उन्होंने दिया है, we will give unmodified report. An auditor's report shall include separate section with a heading. heading क्या होगी? Material uncertainty. हम ऑडिटर्स रिपोर्ट में लिखेंगे जैसा मैंने बोला. Draw attention to the note that discloses the matter. हम रेफरेंस देंगे, इस नोट में मैनेजमेंट ने लिखा है इसके बारे में. Such state that events or conditions that may cast doubt on entity's ability to continue as going concern. ओके, लिखो कि ये इवेंट और कंडीशन है जिसकी वजह से डाउट है, एंड आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड. क्यों? उन्होंने नोट दे दिए. आगे बढ़ेंगे. डिस्कस इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. कारो तो आता ही है. ओके, स्टैट ड्यूज के बारे में लिखना है और ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी के बारे में लिखना है. बहुत सिंपल है. स्टैट्यूटरी ड्यूज और रिलेटेड पार्टी दोनों ही सिंपल पॉइंट. स्टैट्यूटरी ड्यूज में हम क्या लिखते हैं? नंबर 1, 2 प्रकार के ड्यूज है, डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड. अगर अनडिस्प्यूटेड है, whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues. If not, any amount which is outstanding on balance sheet date for more than 6 months हमें disclose करना होता है. और disputed हो तो if the dues are disputed, the amount involved and forum का मतलब कौन से कोर्ट में dispute pending है. सिंपल, इतना ही तो है. रिलेटेड पार्टी में सेक्शन 177 और 188 फॉलो हुआ है और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हुई है. खत्म. पढ़ते हैं, वही लिखा होगा.
company is regular in depositing undisputing dues, PF, ESIC. If not, extent of arrears on the last day for more than 6 months, you have to disclose. It has not been deposited due to any dispute, amount involved and forum where dispute is pending, वो हम लिखेंगे. मियर रिप्रेजेंटेशन, आपने खाली खत लिखा है डिपार्टमेंट को कि मुझे पैसे नहीं भरने, वो डिस्प्यूट नहीं है. कोर्ट आपके केस को एक्सेप्ट करे वही डिस्प्यूट माना जाएगा. आगे बढ़ेंगे. स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, तो उधर से सवाल है. चलिए तो आगे पढ़ते हैं भाई साहब. सेक्शन 77 ऑफ मल्टी स्टेट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में at any time by order direct special audit of multi-state cooperative society for such period or period as may be. मतलब कभी भी आप स्पेशल ऑडिट का आदेश दे सकते हैं. ओके, वापिस पढ़ते हैं. फर्दर इट मे बाय सेम और डिफरेंट ऑर्डर अपॉइंट चार्टर अकाउंटेंट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अंडर विच सर्कमस्टेंसेस सच पावर. सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंपल है क्वेश्चन, स्पेशल ऑडिट का आदेश कब देता है? 3 एस थे अगर आपको याद हो तो. Affairs of multi-state cooperative society are not managed as per sound business principle. 2, they are managed, it's likely to cause serious injury, damage to the trade or occupation to which it belongs. Okay, उसके बाद it's managed in such a way that it will endanger its solvency. तो ऐसे 3 एस थे, हमने बोला था एस एस एस. पढ़ते हैं क्या? वही है, ऑफ कोर्स वही होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट has power to order for special audit. वही. Affairs are of the multi-state are not managed as per cooperative principle, prudent commercial practice or sound business principle. Second, it's managed in a way it's likely to cause serious injury or damage to the industry, trade or profession. Straightforward question. Endanger its solvency, मतलब insolvent हो सकता है. खत्म. आगे. ऑडिट ऑफ बैंक से भी एक सवाल आते हुए. कंप्यूट द डीपी फॉर सीसी ऑफ कृपा लिमिटेड. ड्रॉइंग पावर निकालना है. सेम सम मॉड्यूल में स्टॉक दिया है, डेटर दिया है, इंक्लूडिंग डेटर ऑफ 15,000 फॉर एन इनवॉइस डेटेड 2010. इसमें 15,000 का 2010 वाला भी डेटर है. ठीक है. क्रेडिटर्स है. सैंक्शन लिमिट का मतलब टोटल इतना लोन दे सकते हैं. स्टॉक के ऊपर देखो आपको पूरा ड्रॉइंग पावर नहीं मिलता है, थोड़ा सा बैंक काट लेती है सिक्योरिटी के लिए. कल उठ के वैल्यू डाउन हुई तो स्टॉक पे कितना काटना है? 30%. डेटर पे कितना काटना है? 40%. डेटर ओल्डर देन 3 months अलाउड नहीं है. ठीक है भाई, मतलब ये डेटर नहीं आएगा बिकॉज ये तो 20-10 का डेटर है, 3 महीने से तो ज्यादा ही होगा. अब कैसे कैलकुलेशन होगा? स्टॉक करता हूं पहले. ये 60,000 है, मतलब टोटल इतना पैसा आपका स्टॉक में ब्लॉक है. बट आपके क्रेडिटर्स आपको 10,000 की तो उधार ही दे रहे हैं, तो वो माइनस हो जाएगा. क्यों? अरे भाई 60,000 ब्लॉक है, अग्रीड, बट क्रेडिटर ने 10,000 उधार ही दिया है ना, तो नेट कितना ब्लॉक है? 50,000. लेस क्रेडिटर्स होगा, $50,000. 50,000 का कितना परसेंट? इसका प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा. 30% ब्लॉक हो जाएगा तो कितना मिलेगा? 70. तो 35,000 आ गया. अब डेटर्स का निकाल सकते हैं. डेटर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 55 है, उसमें से ये 15 माइनस कर दो. क्यों? ये पुराना इनवॉइस है, ओल्डर देन 3 months नॉट अलाउड. तो 40,000, उसमें से 40% लोन नहीं मिलेगा, 60% ही मिलेगा. 40% क्या है? मार्जिन है. तो 40,000 का 60% 24,000. तो 35 + 24 कितना होता है? 59,000 है. बट मैक्सिमम अमाउंट कितना अलाउड है? 48. तो मुझे 48 ही मिलेगा. सिंपल है, सिंपल. 40 का 60, 24 और 35, 59 आ रहा है. बट 59 मिलेगा कि 48? 48, बिकॉज मैक्सिमम उतना ही है. देखते हैं क्या किया है इन्होंने.
51 आ रहा है इनका, क्या पता, देखते हैं क्या है। 60 में से 10 माइनस गया तो 50, 35 हमारा भी आया क्या, हाँ ये तो आ गया हमारा सेम। कैसे आया, 60 में से 10 गया 50, उसमें से मार्जिन ऐसे माइनस, अब ऐसे दिखाना मार्जिन, 35 आया। अब डेटर पे आ जाइए, 55,000 के डेटर हैं, इन एलिजिबल कितने हैं डेटर, 15,000 के, तो कितना बचा बोलो, 40,000, 40,000 का 60%, तो ये हमने क्या किया, ये क्या इन्होंने माइनस गलत किया है, जी हाँ, 40 में से 16 माइनस करे तो 24 बचता है, इन्होंने इधर 16 ही लिखा है, क्या पता कैसे, ठीक है कुछ समझ में नहीं आया, 40 में से 16 माइनस करे तो 24 बचना चाहिए, आपने 16 क्यों लिखा है, ये आईसीआई को ही पता, बराबर। तो एक बार वापस देख लेते हैं, सही है, 40,000 का 60% मतलब 24 ही आना चाहिए, तो ये गलत लग रहा है, बट मैक्सिमम तो आपको इतना ही मिलेगा 48, ठीक है, खत्म करो। आगे लास्ट क्वेश्चन, ABC audit firm has been approached by prospective client that is business for 10 years, एक client आपके पास आ रहा है, साहब हमारा ऑडिट करोगे, before accepting the audit firm wants to access integrity of the client, मतलब आपको देखना है सच्चा इंसान है कि नहीं, with regard to integrity which matters will be considered, अगर आपको चेक करना है तो वो 4 पॉइंट थे आपको याद आ रहे तो ओके, ऐसे 220 और SQC में इंटीग्रिटी ऑफ ओनर मैनेजमेंट TCWG, second whether firm is capable to do audit, has necessary capability including time and resource, whether the firm and team can comply with ethical requirement, significant matters that have arisen during current or past audit, their implication or continuing engagement। देखते हैं इधर क्या है, ये खाली इंटीग्रिटी की बात कर रहा है, तो हम बार बार क्लाइंट की रेप्यूटेशन और यही बात करेंगे, द आइडेंटिटी एंड रेप्यूटेशन ऑफ ओनर मैनेजमेंट TCWG, नेचर ऑफ द ऑपरेशंस देखेंगे, एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट्स प्रिंसिपल मैनेजमेंट TCWG एटीट्यूड कैसा है, whether client is aggressively concerned with maintaining low audit fees, बार बार लो ऑडिट फीस की बात कर रहे हैं, मतलब इतना सीरियस नहीं है ऑडिट के बारे में, तो ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना है, इंडिकेशंस ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट, लिमिटेशन डाल रहे हैं आप, इंडिकेशन दैट क्लाइंट इज इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है, तो ये पॉइंट्स दिए, सिंपल, कुछ खास नहीं है। इसी के साथ पूरे का पूरा हमारा RTP हर चैप्टर का समाप्त हुआ, पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें और कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपके लिए और ऐसे हेल्पफुल वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।